हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ लिया फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, हमने पढ़ा मनी मार्केट्स क्या होती हैं एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट जैसे कि हमने शुरू में भी बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरह से होती है, एक होते हैं मनी और एक होता है कैपिटल। मनी मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जबकि कैपिटल मार्केट हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है। तो कैपिटल मार्केट में क्या हुआ कि it refers to facilities and institutions arrangements through which long term debts या long term funds can be raised and invested। मतलब हमें अगर विद इन 1 ईयर के फंड्स की बात करनी है तो हम मनी मार्केट में चले जाते हैं, लेकिन अगर 1 ईयर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल इसकी हमें बात करनी है तो हमें कैसे वो फंड रेज करने हैं, हमें कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, वो हम लोग कैपिटल मार्केट में करते हैं। बेसिकली ये कर क्या रहा है, जो भी हमारे हाउस होल्ड्स हैं उनकी जो भी सेविंग्स है या पूरी कम्युनिटी की जो भी सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को फ्लो वो दूसरी तरफ कर देता है। कहाँ कर देता है? जो हमारे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो कैपिटल मार्केट में आ गया। मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, वो कैपिटल मार्केट में आ गया। तो ये सब क्या है, मेरे पास एक्स्ट्रा जो सरप्लस मनी है जो मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कहीं भी, तो और मेरे को एक अच्छे रिटर्न्स की भी ज़रूरत है, तो मैं कैपिटल मार्केट को अप्रोच करती हूँ। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट में वैसे तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं डेवलपमेंट बैंक्स। जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो फंड रेज करने के लिए कैपिटल मार्केट की हेल्प लेते हैं, बिकॉज दे हैव टू डू एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। फिर कमर्शियल बैंक्स तो बैंकिंग है ही, फाइनेंस कंपनीज हैं ही। फिर स्टॉक एक्सचेंज हमारी सेकेंडरी मार्केट होती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट के, एक हम पढ़ेंगे प्राइमरी मार्केट और एक हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट। ये भी हम लोग करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट डिटेल में। तो प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज़ हैं और सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर हम सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ हैं विच इज़ कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली एक आइडियल कैपिटल मार्केट क्या होती है? एक आइडियल कैपिटल मार्केट वो होती है जहाँ पर हमारी कॉस्ट बहुत रीज़नेबल हो। देखो, हम मिनिमम नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि कॉस्ट मिनिमम हो। अभी तक हम जब भी आइडियलिज्म की बात करते आए हैं तो हम कहते आए हैं मिनिमम प्राइस, मिनिमम कॉस्ट, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे मिनिमम नहीं हो रहा, अब यहाँ पे रीजनेबल कॉस्ट हो रहा है। रीजनेबल कॉस्ट का मतलब है जो भी आपकी कॉस्ट लग रही है और जो भी आपकी रिटर्न्स आ रही हैं उससे, उस इन्वेस्टमेंट से, तो द कॉस्ट शुड बी लेस देन द रिटर्न्स। और अगर फ़िलहाल इन टेम्परेरी मोड आप रिटर्न कम आ रही है तब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप बहुत फ्यूचरिस्टिक हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई बात नहीं, हम एट पार हैं, अभी थोड़े से लॉस में कुछ नहीं होता, हमारा फ्यूचर में ग्रोथ एस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से भी हम ये करते हैं। ठीक है ना। फिर कैपिटल मार्केट का क्या रोल है? सबसे बड़ी बात है कैपिटल मार्केट हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। कैपिटल मार्केट हमें एक बेस प्रोवाइड कर रही है जो इकोनॉमी में मनी फ़्लो को बढ़ा रहा है। और ये चीज़ आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है कि मनी फ़्लो रहना, मनी सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो डीमोनेटाइजेशन वगैरह हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? ताकि लोग पैसा दबा के ना रखें। बैंकिंग हैबिट्स को क्यों इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं? बैंकिंग हैबिट्स को इसीलिए तो इम्प्रूव करना है जिससे कि लोग पैसे दबा के ना रखें, लोग मनी फ़्लो हो, लोग पैसे को बाहर निकालें। तो अब कैपिटल मार्केट इसमें बहुत हेल्प करता है। कैपिटल मार्केट लोगों के पास जो पैसा है उनको मोटिवेट करता है कि आप इन्वेस्ट करो, और उसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों में वो हेल्प करता है। डेवलपमेंट एक हमारा लॉन्ग टर्म पर्पस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जबकि ग्रोथ हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। जैसे कि ग्रोथ हम कहेंगे कि हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर इतनी ग्रोथ की है, ठीक है, लेकिन ओवर द ईयर्स, ओवर द 5 ईयर्स, ओवर द 10 ईयर्स हमने इतनी डेवलपमेंट कर ली है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में हेल्प करता है।
फिर हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। पूरा कैपिटल मार्केट का एक, अभी हम आगे सेबी के बारे में भी पढ़ेंगे जो कैपिटल मार्केट को पूरा गवर्न भी करता है। तो कैपिटल मार्केट्स के थ्रू आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मान लो मैंने कहा कि मुझे लोन लेना है, अब मैंने किसी दोस्त से पूछा मुझे लोन लेना है, तो उन्होंने कहा अच्छा लोन लेना है, मैं बताता हूँ, और उसने मेरे को कहा आप ऐसा करो ना, मुझे सारे पेपर्स दो, मैं जाके करवा के ले आऊँगा, आपको घर बैठे मिल जाएगा। अब उसमें हो सकता है क्योंकि मैं एक अनएजुकेटेड इन्वेस्टर हूँ, मैं एक अनएजुकेटेड पर्सन हूँ, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो उसने मेरे से हो सकता है बीच में अपना कमीशन भी ले लिया हो। बट अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन है, मैं किसी कैपिटल मार्केट के, मैं किसी कमर्शियल बैंक में खुद से जाऊं और मैं उनसे बोलूं कि आई डोंट नो कि हाउ टू टेक अ लोन, आप मुझे पूरा प्रोसेस बता दो, तो मुझे सही प्रोसेस बताएंगे, वो मुझे सही गाइड करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मुझे अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं डायरेक्ट अगर एक ऐसी कंपनी के पास जाऊंगी जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, जो कि ऑथोराइज्ड है, तो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इसलिए हमारी कॉस्ट भी, यहाँ पर अब हम मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जब हम ये वाली बात कर रहे थे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। फर्म के लिए इन्वेस्टिंग डिसीजन के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, फंड्स रेज करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि हमने चैप्टर 1 में, इसमें चैप्टर तुम्हारा जो 9 था उसमें पढ़े भी हैं, बुक 2 का जो चैप्टर 1 है, कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज थिंग्स। तो यहाँ पर हम रीजनेबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम मिनिमम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि इन्वेस्टर तो मिनिमम देखेगा, एक हाउस होल्ड तो मिनिमम ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखेगा ना। फिर आपकी जो कैपिटल है वो एक प्रोडक्टिव वे में एलोकेट हो रही है, जो पैसा है जो मैंने यहाँ बताया कि ये सेविंग्स हैं, ये कम्युनिटी की सेविंग्स यहाँ जा रही हैं, तो एक प्रोडक्टिव वे में, क्योंकि जब वो फॉर्म्स के पास जाएगा पैसा, तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएगा, तो वो उसको एक प्रोडक्टिव वे में लगाएंगे, कुछ उससे और प्रोडक्शन करेंगे, उसको कुछ और अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर जितने भी अवेलेबिलिटी होगी मार्केट की वो फ्री, फेयर, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट। पहले की जैसे नहीं है, पहले कोई भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन इतने फ्रॉड्स हुए। आजकल तो सीरीज़ की फॉर्म में आ गए हैं, तुम लोगों ने सीरीज़ देखी भी होंगी, हर्षद मेहता वाली भी देखी होगी, और दूसरी वो जो स्टैम्प पेपर का स्कैम हुआ वो भी देखी होगी, तेलगी वाली। तो उस समय क्या था, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो ऐसे में कोई भी जो है वो इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना सकता था। लेकिन आज की डेट में कंपटीशन है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी है, फेयर डिसीजंस होते हैं, जो भी मार्केट है वो बहुत फेयर है, तो इसलिए देयर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ फ्रॉड। इनफैक्ट अब काफ़ी कम इसीलिए हो गया है बिकॉज अब ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कैपिटल मार्केट क्या है मैंने तुम्हें बताया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, हमने दोनों समझ लिया, हमने मनी मार्केट समझ लिया, हमने कैपिटल मार्केट समझ लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम कैपिटल मार्केट को फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है ना। तो अब क्या डिफरेंस हुआ, जैसे कि पहले डिफरेंस पार्टिसिपेंट, कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो सब इसके कैपिटल, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही तो शेयर्स इशू कर रही हैं, डिवेंचर्स इशू कर रही हैं। ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो तुम लोगों ने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआईज, तो वो भी तो हमारा शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। एडीआरस होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं। तो ये जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग जैसे हैं, व्हेन वी परचेज सम शेयर्स और डिबेंचर्स इन एनी कंपनी, तो हम ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए। तो ये सब हमारे कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। जबकि मनी मार्केट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कौन होते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं। अब देखो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल कंपनीज हैं तो दोनों में ही हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंस कंपनीज का काम ही क्या होता है, फंड्स को रेज करना, फंड्स में डील करना, ट्रेड करना, तो उनका तो ये रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उनके लिए नॉर्मल काम है, तो इसलिए ये दोनों में आ जाते हैं।
अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बेसिकली बोरोड फंड एंड इक्विटी फंड, यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये तीन हमारे मेन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैपिटल मार्केट में आते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स तो तुमने पढ़े ही थे, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ट्रेड बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, ये हमने पढ़ा ही था। कॉल मनी भी थी इसमें एक, ये सब हमारे आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। फिर इन्वेस्टमेंट आउटले, यहाँ पर चाहे लॉन्ग टर्म मार्केट है लेकिन यहाँ पे बहुत ही लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए रहती है, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट चाहिए। कैसे? मान लो एक कंपनी का शेयर इशू हुआ, 10 रुपये का एक शेयर है, मैंने सिर्फ 2 शेयर्स में इन्वेस्ट किया, 20 रुपये इन्वेस्ट हुए। मैंने 10 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए तो 100 रुपये इन्वेस्ट हो गए। मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है और हमें स्मॉल अमाउंट्स पे रिटर्न्स मिलेंगे। छोटे छोटे अमाउंट्स की आप कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े अमाउंट्स की। लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि हर महीने का सिर्फ 500 रुपये हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, छोटे छोटे सेविंग्स। लेकिन मनी मार्केट में बड़ा अमाउंट चाहिए, क्योंकि इसमें ना जनरल पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती है। तुम देखो इसके पार्टिसिपेंट्स में जनरल पब्लिक नहीं है, यहाँ पे जनरल पब्लिक है, तो जनरल पब्लिक की सेविंग्स बहुत स्मॉल होती हैं, जबकि यहाँ पर मनी मार्केट में सारे इंस्टीट्यूशनल्स हैं। अब इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहाँ पे लार्ज अमाउंट ही चाहिए, ह्यूज अमाउंट ही चाहिए। और फिर ड्यूरेशन, यहाँ पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज़्यादा, यहाँ पे 1 ईयर से कम, अप टू 1 ईयर। और हमने कॉल मनी के केस में किया था कि 1 डे के लिए भी हो सकती है, फॉर सम आवर्स के लिए भी हो जाती है कई बार। तो कॉल मनी तो सिंगल डे के लिए भी हो रही है ना, तो यहाँ पे सिंगल डे से लेके 1 ईयर तक है। लेकिन यहाँ पे मीडियम टर्म है, हमारे पास 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, हम इतना लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यूथ जो भी होता है वो जनरली कैपिटल मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज यूथ आगे के 15-20 साल की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जनरली जो भी आपके रिटायर्ड पर्सन होंगे वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो कहेंगे अरे भाई हम क्यों करें 20 साल वाले में इन्वेस्ट, हमें तो अभी चाहिए क्योंकि अब हमारी अर्निंग ख़त्म हो गई है। तो हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक व्यू होता है कैपिटल मार्केट, क्योंकि जनरल पब्लिक से डील कर रही है, ठीक है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें तो होने को तो दोनों देखो लिक्विड है। whenever you want to convert your money into cash, that is called liquidity, and दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन कम लिक्विड है ज़्यादा, लेकिन अगर हम फिर भी कम ज़्यादा की बात करें तो कैपिटल मार्केट एज कम्पेयर टू मनी मार्केट कम लिक्विड होता है। ऑल्दो आज की डेट में ये चीज़ इतनी मैटर करती नहीं है, क्योंकि आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, अभी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे वो सब प्रोसेस भी, डीमेट अकाउंट वगैरह, एंड हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो आप इमीडिएटली विद 1 क्लिक, विद इन मिनट्स आप अपने शेयर्स को मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से लिक्विडिटी हमारी अब इसमें भी काफ़ी है, बट हाँ क्योंकि हमें कंपैरेटिव व्यू पढ़ना है इसलिए हमने कह दिया कि हाँ मनी मार्केट से तो कम ही है, ठीक है। बट आजकल कैपिटल मार्केट में भी पूरी तरह से लिक्विडिटी आ गई है। मनी मार्केट तो होती बहुत लिक्विड है, इसमें तो हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी है, एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का कोई मिस यूज़ ना करे, इसका वजह से एक DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को ईजीली अवेलेबल कराना फॉर डिस्काउंट एंड रेजिंग फंड्स। पहले क्या होता था, अगर हम थोड़े से पुराने टाइम की बात करें तो कैपिटल मार्केट लिक्विड ज़्यादा होती थी और मनी मार्केट पहले कम होती थी, क्योंकि मनी मार्केट में अमाउंट ज़्यादा होता था तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल मार्केट की हैं उसमें आपके पास इतने सारे ब्रोकर्स बीच में होते थे कि आप इमीडिएटली अपना कन्वर्जन ले सकते थे। बट अब धीरे धीरे क्या हो गया है, बिकॉज मनी मार्केट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लेस देन 1 ईयर है, और हमारी अकाउंटिंग डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ये लेस देन 1 ईयर है तो ये करंट एसेट्स में आ गया, एंड करंट एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली विद इन अ ईयर। तो अगर वो उस करेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करेगा
तो फिर वो डिफीट हो रहा था। इसीलिए ये DFHI को सेटअप किया गया कि DFHI को उन्होंने सेटअप का पर्पस ये है टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट से देखें तो ये ज़्यादा रिस्क है और ये थोड़ा सेफ है, बट इसमें ज़्यादा रिटर्न है और इसमें लेस रिटर्न है। ये तो बिजनेस स्टडीज़ में क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले ही पढ़ा था, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। और कई बार तो रिटर्न मिलता भी नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं मिलता? ये जो कॉल मनी है, कई बार ऐसा भी होता है कि सब बैंक्स एक दूसरे को जब देते हैं तो वो एक दूसरे से बिना इंटरेस्ट के भी ले लेते हैं। उनका आपस में एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लोग बिना इंटरेस्ट के भी ले लेते हैं। तो समटाइम्स इट हैपन्स। तो कई बार तो बहुत कम होता है या कई बार नहीं भी होता है। बट कैपिटल मार्केट में रिटर्न हमेशा हाई रहता है अनलेस एंड अनटिल आप स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए डील नहीं कर रहे हो। देखो, जहाँ पे स्पेकुलेटिव पर्पस आता है ना, वो एक्सेप्शनल हो जाता है। अब कोई कहे अरे मैं तो शेयर्स में पैसा लगाया, लॉस हो गया, तो भाई तुमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए। जैसे ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस का कोई गारंटी नहीं रहती है। यू कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड यू कैन नॉट अर्न अ प्रॉफिट और यू कैन बियर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। ओके, तो हायर रिटर्न कैसे मिलेगा? एक तो जब भी आप इक्विटी शेयर्स को सेल करोगे लॉन्ग रन में, तो आपको अर्निंग ज़्यादा मिलेगी और आपको उस पर कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल गेन का मतलब होता है जो कभी कभी होता है, जैसे कि आज मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किए 100 रुपये और मैंने जब 10 साल उन्हें बेचे, तो बाद जब मैंने बेचा तो मुझे वो बिक गए 2000 रुपये में। तो मेरा 10 साल में 100 के 2000 में बिके, तो 1900 का कैपिटल गेन हो गया। या फिर बाय द टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉस्पर होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज अगर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो प्रोस्पैरिटी के साथ आपका अपने शेयर होल्डर्स को भी प्रॉस्पर करता है हाई डिविडेंड देके। अब देखो, यही यहाँ पे रिस्क वाली बात भी आ गई, सब एक तक लगने वाली बात जिसे हम कहते हैं कि अगर जो कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाई वो सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल होने के बाद उनसे बहुत अच्छे रिटर्न्स आ गए, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दे देंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाई उनकी वो स्ट्रैटेजी और वो फेल हो गए, तो क्या होगा? रिस्क है, हो सकता है हमारा सारा लगाया हुआ पैसा डूब जाए। तो वेदर यू गेन अ लॉट और यू कैन बियर अ ह्यूज लॉस, दोनों चांसेस हैं। ठीक है ना? तो कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंपनी की प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे शेयर होल्डर्स की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, और अगर कंपनी फेल हो गई तो शेयर होल्डर्स भी फेल हो गए। सब तरह का चांस है। अब ये शेयर होल्डर्स पर डिपेंड करता है कि वो जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या सोच के, उनकी पूरी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, या इसने भाई ने बोल दिया इसलिए कर दिया, भाई ने बोल दिया चलो कर देते हैं। तो और ऑल डिपेंड्स, अपना दिमाग यूज़ करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन किया एंड डिफरेंस किया। अब हम आगे करेंगे शेयर्स। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लगता है, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को हमेशा ही रहता है कि शेयर मार्केट एक कौन सी दुनिया है जिसके बारे में हमें पता नहीं है या हमें पता होना चाहिए। तो अब आप वो दुनिया पढ़ोगे, शेयर्स के बारे में पढ़ोगे, कैसे शेयर्स में डील करते हैं पढ़ोगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, सेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम ये सब करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन, आप अपनी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और अगर कोई भी टॉपिक आप चाहते हो तो उस टॉपिक को भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि मैम इस टॉपिक का वीडियो आप पहले भेज दीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चंस हैं, अगर डाउट्स हैं इन जो हमने पढ़ा है इसमें, या आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, केस स्टडी ज़रूर करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें उनमें से किसी क्वेश्चन को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, केस स्टडी को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दो, जिससे कि मुझे पता रहे कि आपको समझ में आया, और नहीं आया तो यहाँ पे डाउट है तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।